हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम जो एमपीपीएससी की एई का जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं 2016 का। और दिस इज़ पार्ट नंबर 6। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है 51। सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इन अ अर्दन डैम इज कंट्रोल्ड बाय। ऑब्वियसली किससे हम सीपेज कंट्रोल करते हैं? ड्रेनेज फिल्टर से ही हम सीपेज कंट्रोल करते हैं अर्दन डैम्स का, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज द राइट आंसर। ये जो 51 है ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? इन अ 10 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, इफ द प्री स्ट्रेस फोर्स P, eccentricity E and A is the cross sectional area, Z is the section modulus, and bending moment due to dead load is mg and due to live load is mq, the resultant stress due to live load and dead load है ना इज गिवन बाय। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछ रहा है वो ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड। कहाँ पे पूछ रहा है? तो एट द टॉप फाइबर पे पूछ रहा है और मिड स्पान पे पूछ रहा है। ठीक है, एट द टॉप फाइबर एंड मिड स्पान पर वो पूछ रहा है कि कितनी होगी बताओ। ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं ये कि कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा 52। अब वो बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि उसने हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। लेट्स से दिस इज आवर सिंपली सपोर्टेड बीम और ये इसका स्पान जो है ये 10 मीटर्स का है। ठीक, और इसने जो लोडिंग लगाई है, जो लोड लगाया है, एक तो लाइव लोड दे रखा है इसके ऊपर कि कितना लाइव लोड है, और एक इसका खुद का डेड लोड। ठीक, कि इसका खुद का डेड लोड कितना है इस बीम का। ऑल राइट, तो जो लाइव लोड है वो दे रखा है इसने कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ स्पान दे रखा है और कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टॉप फाइबर पे बताना है और मिड स्पान पे बताना है ना, ये यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके दे बताना है इसे कि इस तरफ कितना होगा अगर ये लेंथ टोटल 5 मीटर है तो। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस बतानी है। तो अब देखो, लाइव लोड के कारण और डेड लोड के कारण टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेसेस आएंगी वो कैसी आएगी? कंप्रेसिव आएगी, और जो बॉटम पर आएगी वो टेंशन आएगी। ठीक है, ड्यू टू लाइव लोड एंड डेड लोड। अब ड्यू टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू लाइव लोड एट टॉप लिखता हूँ सबसे पहले, एट टॉप, मिड एट मिड स्पान, एट टॉप फाइबर, एट मिड स्पान, एट टॉप फाइबर। ठीक है, टॉप फाइबर पर। ठीक, तो जो ड्यू टू लाइव लोड है ना, जो स्ट्रेसेस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? कंप्रेसिव रहेंगी टॉप लोड, टॉप पर कंप्रेसिव। ड्यू टू डेड लोड जो स्ट्रेसेस रहेंगी वो भी कैसी रहेंगी? कंप्रेसिव रहेंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस है ना। और ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स, ये भी कैसी ये अगर डायरेक्ट है, ठीक है, ये अगर ये डायरेक्ट है तो ये कॉम्प्रेसिव रहेगा डायरेक्ट के लिए। ठीक है, और अगर ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स बेंडिंग आ रहा है, प्री स्ट्रेस फोर्स बेंडिंग के कारण, ठीक है, ये कैसा रहेगा? टेंशन। ठीक है, ये बेंडिंग में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, प्री स्ट्रेस फोर्स कौन सा है? पी, जिसको वो बोल रहा है पी स्ट्रेस फोर्स बोल रहा है। मोमेंट के कारण एम जी, और मेरे ख्याल से डेड लोड को ये एम क्यू बोल रहा है। ठीक, और डायरेक्ट प्री स्ट्रेस फोर्स तो हमें पता है कि प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होगी वो हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लो फटाफट। सबसे पहले मैं प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होगी वो लिख रहा हूँ। फर्स्ट डायरेक्ट और दूसरी जो बेंडिंग के कारण होगी। तो डायरेक्ट के कारण जो होगी वो तो होगा इसका, ये आप सबको ही पता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज
द डेप्थ ऑफ बीम, है ना, ये एक डेप्थ है बीम की और ये इसकी विड्थ है बी, ठीक, और इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से कुछ पास हो रही है, मैं इसे यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। हमें टॉप फाइबर पे बताना है और टॉप फाइबर के साथ साथ मिड स्पान पे बताना है। तो अब इस बीम पर मान लो ये यहाँ पर फोर्स P लग रहा है एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ E, ये फोर्स P है और कौन सी कितनी इसेंट्रिसिटी पर है, ये इसेंट्रिसिटी इसकी E है, ठीक। तो इस P फोर्स के कारण जो सबसे पहले डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है, जो कि दोनों प्लस होंगी और उनका मैग्नीट्यूड होगा P अपॉन ए। ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू डी, ठीक, पहला तो ये हो गया। अब ड्यू टू दिस P फोर्स इसके अंदर कुछ बेंडिंग आएगी, ये P फोर्स के कारण, जो प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण कुछ बेंडिंग आएगी, उस बेंडिंग में मैं इसे प्लस बोलता हूँ, उस बेंडिंग के कारण, ठीक है, ये P फोर्स के कारण ये यहाँ पे कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी बॉटम पर, और टॉप पर जो जनरेट होंगी वो नेगेटिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है। तो इसके लिए जो बेंडिंग फार्मूला बन जाएगा वो P अपॉन ई, P इंटू ई डिवाइडेड बाय Z बन जाएगा, जो यहाँ पर देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का मैग्नीट्यूड भी P अपॉन ई डिवाइडेड बाय P इंटू ई डिवाइडेड बाय Z होगा। अब ऐसे ही मोमेंट के कारण जो स्ट्रेसेस बनेंगी, मोमेंट के कारण ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड, ठीक है, जो मोमेंट जनरेट होगा ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड, ये कुछ ऐसा जनरेट होगा, सॉरी बना दिया, टॉप पर जो आएगा वो कॉम्प्रेशन आएगा और बॉटम पे टेंशन आएगा, सिमिलरली यहाँ भी यही रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ड्यू टू डेड लोड को मैं mg लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय z, और ये मैं इसको लिख रहा हूँ mq ड्यू टू z, ठीक है। mq देख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया है, लाइव लोड को मैं mg बोल रहा हूँ, तो ये mg के लिए स्ट्रेसेस हो जाएंगी, और ये डेड लोड mq ये इसके लिए स्ट्रेसेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, प्लस कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ भी कैसा आ रहा है, कंप्रेशन। तो बस टॉप फाइबर का लिख दो, स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, और ये रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा, रिजल्टेंट टॉप फाइबर रिजल्टेंट, ठीक है। सिग्मा एट टॉप कितना हो जाएगा, P अपॉन ए, जो कॉम्प्रेशन आ रहा है पहला, तो ये वाली स्ट्रेसेस हमारी हो जाएंगी, दूसरी ये हो जाएगी जो कि माइनस में आएगी, ठीक है, ये माइनस में आएगी क्योंकि ऊपर ये कैसा दे रहा है, ये ऊपर दे रहा है टेंशन, ऑलराइट, ऊपर ये दे रही है टेंशन, तो P अपॉन Z प्लस ऊपर टॉप फाइबर पे mg डिवाइडेड बाय Z प्लस mq डिवाइडेड बाय Z। सो दिस इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो इन्होंने यहाँ टिक लगाया है ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट 53 देखो, द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर ए बीम शोन इन द फिगर फॉलोइंग फिगर इस फिगर की हमको स्टिफनेस मैट्रिक्स बताना है। तो देखो जरा क्या होगी इस फिगर की स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये हमें एक फिगर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इस स्पान की लेंथ 8 मीटर है और अगेन इस स्पान की लेंथ 8 मीटर है, ठीक। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स बताना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड हमें लगानी है यहाँ पे, और अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड लगानी है तो हमें यहाँ पर जो फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा और यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर ही, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है, तो यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर नाम देता हूँ नोड 1 और इसको मैं इस नोड को नाम देता हूँ नोड 2, ठीक है।
क्योंकि नोड 1 और नोड 2 हमने यहाँ पे इसलिए ही सिलेक्ट करी है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इसलिए। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नोड कंसिडर नहीं कर सकते। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर इसे फिक्स, अब जब ये फोर्स लगाया है यहाँ पे, हमने फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये वाला फोर्स, और सिमिलरली 2 पर जो हम फोर्स के 1 पे जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पर फोर्स कब आएगा, जब ये एज ए फिक्स्ड रिएक्ट करेंगी, है ना। हमने अभी इन्हें फिक्स्ड बना दिया है, यहाँ पर अभी हमने क्या करा है, फिक्स बना दिया है। तो जब नोड 1 की बात करेंगे, ठीक है, नोड 1 की बात करेंगे तो K11 अगर मैं लिखता हूं तो K11 का क्या मतलब है कि हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 पर, और हम जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर, 1 पर। ठीक है, K11 का ये मतलब होता है। ठीक, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ठीक है, जो फोर्स कैलकुलेट हो रहा है 1 पर ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि जब हम इसको 1 को लगाएंगे, यहाँ पर देखो मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए छोटा सा। ये देखो, अब मैं अगर ऐसा एक फोर्स कैलकुलेट मुझे करना है, ठीक है, इस फोर्स को मान लो मैं कुछ बोलता हूँ K11 ही नाम देना पड़ेगा, तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो मतलब ये दोनों ही लेंथ अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये दोनों लेंथ यहाँ से यहाँ तक अफेक्ट हो रही हैं। पहली तो ये लेंथ अफेक्ट हो रही है, और जो दूसरी लेंथ अफेक्ट हो रही है वो ये वाली अफेक्ट हो रही है। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी और बी सी दोनों लेंथ अफेक्ट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो मुझे दोनों के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जब फार एंड फिक्स्ड रहता है, ये भी मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया है, एक फिक्स बना दिया है। ठीक है, तो जब फार एंड फिक्स्ड रहता है तो स्टिफनेस कितनी हो जाती है, 4EI/L। ठीक है, ये स्पान ए बी की हो गई, ये स्पान ए बी के लिए हो गया, और नेक्स्ट 4EI/L किसके लिए होगा, स्पान बी सी के लिए हो गया। ठीक, तो यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट कर दो 4EI/8, ठीक है, प्लस 4EI/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा EI, ओनली EI। ठीक, सिमिलरली जब मैं यहाँ पे K22 निकालूंगा तो भी ऐसे ही कुछ करूंगा मैं, K22 K22। अब इसमें सिर्फ एक ही स्पान आएगा, जो कि एक ही स्पान अफेक्ट होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है K22। ठीक, अब सिर्फ यही वाला स्पान अफेक्ट होगा, सिर्फ यही स्पान अफेक्ट होगा यहाँ पर ओनली, है ना। तो ये जो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम मैंने ऐसे बनाकर दिखाया आपको ये, और जो ये होगा ये भी होगा 4EI/L, और ये हो जाएगा BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4EI/8, तो ये हो जाएगा EI/2। ठीक, सिमिलरली अब KBC देखो, के अब यहाँ पे हाँ, यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ K212 या K22, है ना, K12 या K21। ठीक है, ये हो जाएगा 2EI/L। ठीक, तो ये लिख दो आप यहाँ पे 2EI/8, तो ये हो जाएगा EI/4। बस यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी बन गई K12। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, इसको देखो कि जो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, K इज इक्वल टू, है ना, K11 K12 K21 और K22। ठीक, बस यहाँ रख दो पूरी वैल्यूज। तो ये हो गई थी EI, है ना, और ये आई थी EI/4, आई थिंक EI/4, राइट। राइट, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ EI/4। सिमिलरली ये भी वही वैल्यू होगी, और ये हो जाएगी EI/2। हैंस दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर सही है। ऑलराइट, तो जो टिक करा हुआ आंसर है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखो, एज पर ICAO फॉर A and B टाइप ऑफ एयरपोर्ट मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड इज 1%। ये सही आंसर है। देखो क्या होता है कि कुछ वो हैं प्रोविजंस हैं, उसे देख लो, समझ लो, याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन नंबर
54 कुछ प्रोविजंस हैं, इन्हें देख लीजिए। तो जो प्रोविजंस हैं उसमें जो रनवे की हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक इफेक्टिव ग्रेडियंट इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कितनी लेते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लो आप। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ फॉर ए बी एंड सी टाइप ऑफ एयरपोर्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी एंड ई टाइप ऑफ एयरपोर्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इफेक्टिव ग्रेडियंट। आज थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब इसके जो परसेंटेज, ये सब परसेंटेज में लिख रहा हूँ, मैक्सिमम है ये। हाँ, इसको ये लिख लीजिएगा, ये मैक्सिमम में है, मैक्सिमम। ठीक है, कितनी लेनी है? तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितने परसेंट लेते हैं? वो लेते हैं 1.5%, इसमें लेते हैं, और इसमें लेते हैं 1%। ऑल राइट, 1.5% और 1%, और डी और ई में जो लेते हैं वो दोनों में 2% लेते हैं, दोनों में 2% लेते हैं। तो ये आईएमपी है, हो सकता है इस साल मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पे पूछ ले, या फिर ये सब ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे होती है, जिसमें कि आपको है ना ये बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे। जिसमें कि क्या होता है कि लेंथ कितनी लेनी है, लेंथ के लिए कौन कौन से करेक्शंस फैक्टर लगाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेडियंट कितने लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना लेते हैं हम, कितना मैक्सिमम रहता है, उसका सेफ्टी एरिया क्या रहेगा, विड्थ कितनी रहती है ना, ट्रांसवर्स ग्रेडियंट कितनी रहती है, या सेफ्टी एरिया हम कितना लेते हैं, ये सब हमें है ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए रनवे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बहुत अच्छे से कर कर जाइएगा यहाँ से। ओके, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, द अर्नेस्ट मनी इज जनरली आस्क्ड टू बी डिपॉजिटेड, है ना। अर्नेस्ट मनी कब डिपॉजिट करनी पड़ती है? तो ये इसने इन्होंने टिक करा है बाय द सक्सेसफुल, नहीं ये गलत है। अर्नेस्ट मनी हम कब डिपॉजिट करते हैं? जब हम बीड लगाते हैं, जब हम बीड लगाते हैं तब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करी जाती है ना। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है ऑप्शन, ये आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस, ये गलत है। नहीं, जब हम बिड लगाने जाते हैं तब हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करते हैं, तो वो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। अ सॉल्यूशन हैज 100 मिलीग्राम पर लीटर NH3 एंड 100 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज, कैलकुलेट THO, है ना। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ दिस सॉल्यूशन, के इस सॉल्यूशन की थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। एक तो है NH3 और दूसरा है ग्लूकोज। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, समझो। क्वेश्चन नंबर 56 है ये, क्वेश्चन नंबर 56। 56। अब इन्होंने NH3 की जो वैल्यू दे दी है वो दी है 100। 1 मिनट। NH3 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 100 मिलीग्राम पर लीटर, और जो एक और वह में एक और क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, एक और जो दे रखा है ग्लूकोज, वो 100, वो भी 100 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है। ठीक है, ऑल राइट, ग्लूकोज जो दे रखा है वो भी हमें 100 मिलीग्राम दे रखा है। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और ये भी 100 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है। और ये पूछ रहे हैं कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी। तो देखो NH3 पे जब हम O2 को करवाएंगे, या O2 से ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होगी NH3 से को, तो हमें O2 लगेगा। ऑल राइट, और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा NO2 प्लस H2O। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बाहर निकलती हैं। सिमिलरली जब आप ग्लूकोज को ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन की, तो वो क्या निकालता है? वो निकालता है CO2 प्लस H2O, ये ग्लूकोज निकालता है। ऑल राइट, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे बस हमें बैलेंस करना है
ये इक्वेशंस जो है, इन इक्वेशंस को आप बैलेंस कर दो तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट निकल कर आ जाएगा कि कितना ग्लूकोज को डिमांड है और कितनी NH3 को डिमांड है, और दोनों को प्लस कर देंगे, बस आंसर निकल कर आ जाएगी। तो देखो, जब आप इसको बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी, जैसे NH3 है तो NH3 एक नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन, ऐसे करके जब हमें इन्हें बैलेंस करेंगे तो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 नाइट्रोजन देता हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 नाइट्रोजन यहाँ भी देनी पड़ेगी, और 4 ऑक्सीजन हो गई और एक 5, ठीक है, और ये 6 हाइड्रोजन हो रही है, तो 3 यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी। ओके, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन कितनी हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है 2, और तो ये हो जाएगी 4 और 7, तो ये हो जाएगी 3.5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3.5, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब जब इधर आओगे तो C6H12O6 की इक्वेशन बैलेंस करो, तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे C6, तो यहाँ पे 6 कार्बन, तो तीन कार्बन यहाँ हो गए और 2, एक सेकेंड, यहाँ पे 6 हो जाएगी। जब हम इसे बैलेंस करने जाएंगे तो 6 कार्बन है, ऑलराइट, तो 6 कार्बन ये हो गए, 6 कार्बन CO2 और H2O कितना हो जाएगा, H2O कितना हो जाएगा 6 और 6 12 12 6, ठीक है, ये हो गई बैलेंस हमारी इक्वेशन, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो जाएगी वो 12 हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन डिमांड है, यहाँ पे है 3.5 मोल्स, और यहाँ पे 2 मोल ये है NH3 के 2 मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन के 3.5 मोल, ठीक है, तो टोटल कितनी ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसे निकलेगी, इसको ऐसे देखो क्या हो रहा है, What is happening out there? अब यहाँ देखो, है ना, NH3 के कितने मोल हैं, 2 हैं, और तो 2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 कितना होता है 17, ठीक है, 14 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। और इधर सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है, इसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 3.5, ठीक है, 3.5 उसके मोल हैं, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, ऑलराइट, तो 2 इंटू 16, क्योंकि O2 है तो 2 इंटू 16, ठीक, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है 3.5 इंटू 2 7 7 इंटू 16, ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 इंटू 16, और ये हो गया 34, ऑलराइट, और जो गिवन है वो कितना गिवन है 100, ठीक, तो यहाँ कितनी रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 34 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो निकल आएगी किसकी, हमारी NH3 की। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 329.41 निकल कर आ रहा है, ऑलराइट। सिमिलरली जब हम नीचे वाली इक्वेशन देखेंगे, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 6O2, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 होता है, ठीक है, और 6 इंटू O2 32, ठीक है, तो कितनी रिक्वायर कितना दिया हुआ है, इसका भी गिवन वेट कितना दिया हुआ है 100, तो 6 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आएगी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जो कैलकुलेट होकर आ रही है वो आ रही है 106.66, बस दोनों को ऐड कर दो, जो निकल कर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो ये कुछ निकल कर आएगा 435 के अराउंड कुछ निकल कर आ रहा है, 437 के अराउंड कुछ निकल कर आ रहा है, ठीक है, 437 मिलीग्राम पर लीटर के अराउंड कुछ निकल कर आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा होगा वो देख लीजिएगा, 437 या 436 जो भी निकल कर आ रहा है, इसे प्लस ही करना और कुछ भी नहीं करना है, और वो आपका आंसर होगा, ठीक है, 436.01 ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57,
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ रूम ऑफ ए प्लान डायमेंशन 9 × 9 मीटर बाय 4 मीटर, ठीक है, कैरीज अल्टीमेट वर्किंग लोड। अल्टीमेट वर्किंग लोड दिया हुआ है तो इसे अल्टीमेट, ठीक है, वर्किंग लोड दिया हुआ है, अल्टीमेट दिया हुआ 9, ठीक है। द डिजाइन मोमेंट फॉर दी स्लैब शुड बी, के डिजाइन मोमेंट कितना होगा स्लैब का वो इसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत इजी है ये, इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? WL² / 8। W इसने 9 दे रखा है, L कितना है? L है 16 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 8, और ये 2 से गया और ये आ गया 18 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज द राइट आंसर। 18 किलो न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे गलत है, इनको कंफ्यूज हो गया होगा, इन्होंने इसलिए लगा दिया होगा 27, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग लोड इन्होंने अल्टीमेट नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाइड कर दिया होगा? 1.5। तो इसलिए ये थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, ये गलतियां होती है, ठीक। तो याद रखिएगा ये अल्टीमेट वर्किंग लोड दिया हुआ है 9, है ना। अगर ये सिर्फ वर्किंग लोड दिया रहता तो इंटू 9.15, 9 × 1.5 होता, ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्टीमेट वर्किंग लोड दे दिया तो फिर नहीं होता है ना। इफेक्टिव स्पान जो लेते हैं वो शॉर्ट स्पान ही लेते हैं हम वन वे स्लैब के केस में। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 ग्राम पर मीटर क्यूब फॉर ऑफ फ्री अवेलेबल क्लोरीन यील्ड 99% किल बैक्टीरिया, ठीक है। 99% बैक्टीरिया वो किल कर रही है, और कितने मिनट में कर रही है? 8 मिनट में कर रही है। कैलकुलेट द डिसइंफेक्शन रेट, ठीक है। के की वैल्यू एज्यूम करना है, एज्यूम डैट के की वैल्यू निकालना है, और एज्यूम कर रहा है वो चिक्स लॉ एंड वाटसन लॉ होल्ड विथ n = 1। ऑल राइट, ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है, कैलकुलेशन मैटर करती है यहाँ पे। तो यहाँ जो देखो क्वेश्चन नंबर 58 है ये, और ठीक कि कितने बैक्टीरिया रिमूव हो चुके हैं, हमें ये देखना है कि कितने बैक्टीरिया रिमूव हो चुके हैं या फिर कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हम ये समझ लें, है ना। 99% रिमूव हो चुके हैं तो मतलब 1% यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, है ना, परसेंटेज बैक्टीरिया प्रेजेंट, इसके लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n = n0 e⁻⁻k ठीक। अब k8 जो t की यूनिट होगी वही k की यूनिट होगी, ठीक है। तो अब कितने बैक्टीरिया बचे हैं? ठीक है, 1% बैक्टीरिया बचे हैं। इनिशियल कितने थे? 100, ठीक है। तो 1 = 100 e⁻⁻k × 8, ठीक। अब ये 1/100 हो जाएगा, और इधर मैं ln ले लूँ, ठीक है, = -k × 8, ठीक है। तो यहाँ से जो k की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो आएगी 0.01, सॉरी, यहाँ से जो k की वैल्यू कैलकुलेट आ रही है वो आ रही है 0.57 के अराउंड, ठीक है, पर मिनट। ऑल राइट, सो ये दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो इन्होंने टिक करा है वो सही टिक है, ठीक है, 0.57, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन द कॉन्क्रीट बीम शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, कितना मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है बीम के लिए? तो बीम के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, ये तो इन्होंने गलत कर रखा है, ये होता है स्लैब के लिए, ठीक। ये होता है स्लैब के लिए। जो बीम के लिए होता है वो होता है 0.85 डिवाइडेड बाय Fy, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वो होता है AST डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू 0.85 डिवाइडेड बाय Fy। ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है, एक बार ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग सपोर्टिंग अ कंक्रीट कॉलम इज, ठीक है, कंसिडरिंग D एज अ डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम एज एंड द फुटिंग एज, ठीक है, कॉलम फेस और फुटिंग एज पर दे रखा है। तो अब वो पूछ रहा है क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन, फुटिंग में जो क्रिटिकल सेक्शन होते हैं वो तो हम सबको ही पता है यार, बहुत अच्छे से रटे हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 है ये। और जो क्रिटिकल सेक्शन होते हैं
सेक्शन, है ना, फॉर फुटिंग, क्रिटिकल सेक्शन फॉर फुटिंग। ठीक, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जो सेक्शन होता है, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना, एट द फेस ऑफ द कॉलम, एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, ये होता है। फॉर सिंगल शेयर, फॉर सिंगल शेयर एट द डिस्टेंस डी, ये डी क्या है, डाया, एट द डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ऑलराइट, और जो लास्ट है फॉर डबल शेयर या पंचिंग शेयर, है ना, एट द डिस्टेंस d बाई टू, ये d क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, वेयर d इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर d इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। हेंस ये सारे क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं जो हमें फुटिंग में देखने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्रिटिकल सेक्शन बीम के लिए भी देख कर जाइएगा, प्लस वॉल के लिए भी क्रिटिकल सेक्शंस देख कर जाइएगा कि वॉल के लिए कहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन होता है, बीम के लिए कौन कौन से क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, जो अलग IS कोड में हमें IS 456 या 456 जिसको हम बोलते हैं, उसमें अलग अलग वैल्यूज़ बता रखी हैं उन्होंने कि कहाँ पर कितना क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो उन्हें देख कर ज़रूर जाइएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ। थैंक यू।